डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आप लोगों ने जाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कभी नाउन का काम करती है, कभी एडजेक्टिव का कार्य करती है और कभी एडवर्ब का कार्य करती है। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोज़ में नाउन क्लॉज, अर्थात एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपने पढ़ा जो अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए नाउन का कार्य कर रही थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ उस प्लेलिस्ट पर पहुँच करके आप देखेंगे तो लेटेस्ट पिछले 4 जो वीडियोस पड़े हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर पड़े हुए हैं। आप उनको देखेंगे, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और वो किस प्रकार से फंक्शन करती है और किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसका प्रयोग कहाँ पर और किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए रेन एंड मार्टिन क्या लिखते हैं अपनी डेफिनेशन। कहते हैं एन एडजेक्टिव क्लॉज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अर्थात एन एडजेक्टिव क्लॉज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इज होती है अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो काम करती है, विच डज द वर्क, जो काम करती है कहेगा ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का कार्य करती है। ओके, सो सिंपली रेन एंड मार्टिन आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसकी रचना आप पिछले वीडियोज में जान चुके हैं और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वह एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, अर्थात एक ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक ऐसी आश्रित उपवाक्य होती है जो वास्तव में एडजेक्टिव का कार्य करती है। एंड सो और इस प्रकार से क्वालिफाइज, यानी वह एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई करती है। क्वालिफाई का मतलब मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। क्वालिफाई करती है अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है इन द मेन क्लॉज, अर्थात उस प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त हुए किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। अब जरा समझने की बारी है कि वास्तव में ये एडजेक्टिव क्या होता है। हम छोटे लेवल से इसको समझना शुरू कर। अब इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और ये क्या काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए जरा देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे बेसिक लेवल पर अगर आते हैं तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। बट इतने से के लिए काम नहीं चलने वाला है, आपको थोड़ा सा इसे इनलार्ज करना होगा, इसे और व्यापक करना होगा। मीन्स एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द या एक ऐसा शब्द समूह, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द समूह होता है, ये एक ऐसा शब्द होता है, एक सिंगल वर्ड होता है या फिर एक शब्द समूह होता है, ओके, जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। इस क्वालिफाइज का मतलब आप अच्छे तरीके से जानिए। विशेषता बतलाना ही अकेले नहीं होता है, इनफैक्ट समथिंग एडिशनल अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जैसे हम यहाँ पर एक एडजेक्टिव को यूज करके बतला रहे हैं, जैसे कह दिया जाए दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज सीता। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह सुंदर लड़की सीता है। यहाँ पर देखते हैं ये जो गर्ल लिखा हुआ है, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो गर्ल लिखा है ये क्या है, एक नाउन है। ऑलराइट, और इस नाउन के ठीक पहले आकर के ये जो शब्द है इस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। ऑलराइट, तो इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन के ठीक पहले आता है और नाउन की बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ ये उसकी विशेषता है, लेकिन ज़रा कुछ अगले सेंटेंस में ज़रा देखिए, जब हम फ्रेज का यूज़ करते हैं। अब फ्रेज क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ऑलराइट, तो ज़रा देखते हैं, जैसे इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं। अब इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें, द ब्यूटीफुल गर्ल इन ग्रीन ड्रेस इज सीता। मीन्स वह सुंदर लड़की इन ग्रीन ड्रेस, मीन्स हरी ड्रेस पहने हुए, हरी ड्रेस पहने हुए वह सुंदर लड़की सीता है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करते हैं, ये जो गर्ल है
एक्चुअली ये जो गर्ल है ये गर्ल नाउन है और इस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देने वाले दो प्रकार के शब्द या शब्द समूह हैं। एक शब्द तो ये है जो इसी नाउन के बारे में अर्थात गर्ल के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, और इन ग्रीन ड्रेस अगर आप इसे देखेंगे तो ये 1 2 3 वर्ड्स का एक फ्रेज है, एक शब्द समूह है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। ऐसे ही किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए एक समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, और ये फ्रेज भी वास्तव में इसी गर्ल के बारे में ही जानकारी दे रहा है। वो लड़की कैसी है, सुंदर है, कैसे कपड़ों में है, ग्रीन कपड़ों में है, कुल मिलाकर के इसी लड़की के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑलराइट, तो इस शब्द या इन शब्द समूहों को ही हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अगर वो अकेला शब्द होता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, और अगर वो दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई एडजेक्टिव क्लॉज होती है तो अब क्लॉज के लिए क्या ज़रूरी है, क्लॉज के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ऑलराइट, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो क्या होगा, ज़रा देखिए, इसी सेंटेंस को हम बोल देते हैं द ब्यूटिफुल गर्ल who is in green dress is सीता। ऑलराइट, अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है, यही वो गर्ल है, यानी यही वो नाउन है। इस नाउन के बारे में एक अकेला वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर तो इसमें और इसमें ज़रा कंपेयर करिए, क्या अंतर है। इसमें अंतर है कि एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें एक कंजंक्शन है और एक सब्जेक्ट भी है। इनफैक्ट इसी हु के अंदर ही वो सब्जेक्ट भी है। ऑलराइट, तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक सबऑर्डिनेट, ये जो क्लॉज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, और ये काम कौन सा कर रही है, वही काम तो कर रही है जो ये एडजेक्टिव फ्रेज कर रहा है, अर्थात अपने से ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात उसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। जी हाँ, इसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब इसी एडजेक्टिव क्लॉज को हम जरा डिटेल में पढ़ने के लिए चल रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इनकी यानी एडजेक्टिव की और एडजेक्टिव फ्रेज की और एडजेक्टिव क्लॉज की पोजीशन क्या होती है, अर्थात वो सेंटेंस में कहाँ पर प्रयोग की जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा गौर करें, सपोज हियर इज ए सेंटेंस, और इस सेंटेंस में सपोज यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज रखी हुई है, कौन सी, ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए होना क्या चाहिए, अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसके ठीक पहले वो नाउन होना चाहिए या वो प्रोनाउन होना चाहिए जिसको यह क्वालिफाई करेगी। ऑलराइट, सपोज एक सेंटेंस है और वो उस सेंटेंस में ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है, सपोज वो कहीं बाद वाले हिस्से में लिखी है, तो भी होना क्या चाहिए कि यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर यहाँ पर रखी है तो फिर उसके ठीक पहले वो नाउन या वो प्रोनाउन होना चाहिए जिसके बारे में वो अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगी। ऑलराइट, अब मैं इसकी पोजीशन बतलाता हूँ आपको। इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है कि किसी सेंटेंस में एक नाउन रखा होगा, ओके, और अगर वो अकेला शब्द है, मीन्स अगर वो एडजेक्टिव है तो उस नाउन के ठीक पहले आएगा, ओके, बाद में नहीं आएगा। अगर वो एडजेक्टिव फ्रेज है जैसा कि ये है तो वो उसी नाउन के ठीक बाद में रखा जाएगा, पहले नहीं आएगा। ओके, इसी प्रकार से अगर वो कोई क्लॉज है और वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है तो फिर क्या होना चाहिए, वो क्लॉज भी ठीक उसी नाउन के बाद आना चाहिए। और ठीक बाद में आना चाहिए का मतलब यह है कि वो हमेशा अनिवार्य रूप से नहीं होता है, बट जहाँ तक पॉसिबल हो पाए। नेस्फील्ड साहब बतलाते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को उस नाउन के नज़दीक रखना चाहिए, नज़दीक रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि इस नाउन के बाद कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं, बट
जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें चाहिए कि उस नाउन के जितने नज़दीक हो सके उतने नज़दीक हमें उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखना चाहिए। अब आगे की स्लाइड में मैं आपको इसी एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में डिटेल में बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए अगली स्लाइड में पहुँचते हैं। तो चलिए अब हम एडजेक्टिव क्लॉज को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ उन कंजंक्शंस के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ जिनसे यह सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज प्रारंभ होती है। देखिए ये वही कंजंक्शंस हैं जिनसे नाउन क्लॉज शुरू हुई थी। ऑलराइट, आपको याद होगा अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो यही वो कंजंक्शंस हैं जिनसे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज शुरू होती है और यही वो कंजंक्शंस हैं जिनसे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होती है। यहाँ पर ये सारे के सारे कंजंक्शंस नहीं लिखे हैं, बस सिंपली एक बात याद रखिए, दैट और उसके साथ साथ सारे के सारे जितने भी WS टाइप वर्ड्स होते हैं उन सभी WS टाइप वर्ड्स से और दैट से नाउन क्लॉज भी शुरू होती है और एडजेक्टिव क्लॉज भी शुरू होती है, बट उसका फंक्शन यानी काम अलग होता है। अब यहाँ पर इन कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज होगी अब वो वास्तव में वो काम नहीं करेगी जो नाउन क्लॉज काम कर रही थी। इनफैक्ट अब ये वो काम करेगी जो एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव कौन सा काम करता है? किसी नाउन के ठीक पहले या नाउन के ठीक बाद में प्रयुक्त होकर उस नाउन को क्वालिफाई करता है। सिंपल सी बात है। तो जो जितनी भी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज आप यहाँ पर देखेंगे वो सारी की सारी यही काम करती हैं। खैर उनको हम थोड़ा बाद में, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इनका हिंदी अर्थ हम किस तरीके से निकालते हैं। प्रायः नाउन क्लॉज में जब इन कंजंक्शंस का हम प्रयोग करते हैं तो वास्तव में ये जो कंजंक्शंस है इनका हिंदी अर्थ की का, जैसे यहाँ पर दैट का अर्थ की निकलता है, व्हाट का की क्या निकलता है, वाई की क्यों निकलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में इन कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे तो इनका अर्थ जा से निकलेगा, अर्थात इस दैट का अर्थ जा निकलेगा। जा से मतलब जिसे, जिसको या जो, ऐसा अर्थ निकलेगा। व्हाट का अर्थ भी जा से ही निकलेगा। वाई का अर्थ भी जिस कारण से मिलेगा। वेयर का अर्थ जिस जगह से निकलेगा, वह स्थान जहाँ जहाँ इसका अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से इस हु का अर्थ की कौन के स्थान पर क्या निकलेगा? जो या जो व्यक्ति निकलेगा। ऑलराइट, तो आपको इतनी छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, आपको आसानी रहेगी। चलिए अब जरा इन सेंटेंसेस को गौर से देखते हैं और देखते हैं क्या ये इन वाक्यों में जो प्रयुक्त हुई सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है क्या वो वास्तव में एडजेक्टिव का काम कर भी रही है। ओके, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखिए। दिस इज़ द मैन, ये वो व्यक्ति है। whom we all love, जिसको हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं, मीन्स जिसका हम सभी आदर करते हैं। तो देखिए जरा, ये whom एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑलराइट, और इस कंजंक्शन से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। अब क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य कर रही है? ज़रा गौर करें और देखें कि यहाँ पर उसके ठीक पहले वह नाउन है, जी हाँ रखा हुआ है, और क्या इसी नाउन के बारे में यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है? जी हाँ, आप ज़रा गौर करेंगे। दिस इज़ द मैन, ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिसको सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये व्यक्ति के बारे में यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि इस व्यक्ति को सभी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये हुई वास्तव में एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये उस एडजेक्टिव का काम कर रही है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ पर ये काम कर रही है। ओके, अब आगे देखते हैं। द बॉय, और द बॉय के बाद ये कंजंक्शन लगा हुआ है, WS टाइप कंजंक्शन है, हु, और इस कंजंक्शन के बाद में यहाँ तक जो ये क्लॉज गई है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, बाकी ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ज़रा देखें, द बॉय इज़ माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है। तो कौन सा लड़का मेरा भाई है? हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़ा है। सो यहाँ पर देखिए इस लड़के के बारे में अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर इस क्लॉज से मिल रही है कि वह लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, वो लड़का मेरा भाई है। सो द बॉय, वह लड़का जो पेड़ के नीचे खड़ा है मेरा भाई है। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि एक्चुअली ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अपने ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही है, अर्थात उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही है। जी हाँ, तो ये भी वास्तव में एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज ही है। तो अब आप इन दोनों वाक्यों को ज़रा देखिए और देख करके आप एनालाइज करिए कि वास्तव में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज में
उस नाउन के ठीक बाद में रखी होती है जिसको वह क्वालिफाई कर रही है। देखिए यहाँ पर इस नाउन को क्वालिफाई कर रही तो इस नाउन के बाद में रखी है। सपोज अगर यहाँ पर एक नाउन होता और इस नाउन को अगर यहाँ पर क्वालिफाई कर रही होती तो इस नाउन के जैसे यहाँ पर इस नाउन के ठीक बाद में रखा और शेष प्रिंसिपल क्लॉज का शेष हिस्सा आगे लिखा हुआ है। जरा अगला सेंटेंस भी देखें। यहाँ पर लिखा है द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, यानी वह घर जहाँ पर वो दुर्घटना हुई इज नियर बाई, नज़दीक ही है, यानी वह घर नज़दीक है। ये इतना हुआ आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और इस प्रिंसिपल क्लॉज में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज हुई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इस हाउस को क्वालिफाई कर रही है, अर्थात इस हाउस के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही है। हाउस कैसा है? वह घर है, ऐसा घर है जहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर कोई दुर्घटना घटित हुई थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस क्लॉज के ठीक पहले भी एक नाउन रखा है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है। अगला सेंटेंस देखिए जरा, द रीज़न वाई आई डिड सो। अब ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है और ये रीज़न ये भी एक नाउन है। द रीज़न माने वह कारण, जिस कारण वाई ही डिड सो, कि उसने ऐसा जिस कारण से किया, वह कारण अभी भी क्लियर नहीं है, इज नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है। तो देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने से ठीक पहले रखे हुए किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही है। तो अब आपको यही देखना है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी हम रचना करेंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज सिर्फ एक बात देखनी है कि उससे ठीक पहले वो नाउन रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है जिसको वह क्वालिफाई कर रही है। तो अब आपको यही ध्यान में रखना है, जब भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे तो आपको देखना होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त हुए उस नाउन के ठीक बाद में रखना है उस क्लॉज को जिस नाउन को वह क्वालिफाई कर रही है। ऑलराइट, अब अगर इनकी सिंथेसिस करनी है तो मैं इन सेंटेंसेस को तोड़ देता हूं और तोड़ने के बाद फिर आप जरा सोचिएगा कि इनको इसी तरीके से जोड़ा जाएगा जिस तरह से मैं इन्हें तोड़ रहा हूं। आइए जरा देखते हैं। We all respect। तो बस सिंपल इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या करना है, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, यह वो आदमी है जिसको, अब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो अगर ऑब्जेक्टिव केस में किसी आदमी है और उसके लिए हमें कोई कंजंक्शन की जरूरत होती है, हमने whom ले लिया। whom माने जिसको, we all respect, हम जिसको हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं, अर्थात अगर आपके सामने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे हुए हैं और उनको जोड़ करके आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे? दिस इज द मैन whom we all respect। ओके, बस यहाँ से ये मैन हटा देना है क्योंकि होम में वो ए मैन आ ही जाएगा और उस मैन के बाद होम रख देंगे तो ये क्लॉज है इस मैन को क्वालिफाई करने लग जाएगी और इस प्रकार से ये एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। जैसे इस सेंटेंस को हम अगर तोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। और दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं ही इज माई ब्रदर। ओके, इस तरीके से हमने इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिख दिया और अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर जोड़ेंगे तो हम इसी तरीके से जोड़कर उसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे। कैसा बनाएंगे? अ बॉय के स्थान पर हम द बॉय। इनफैक्ट होता ही है कि जब इस तरीके से कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो नाउन के पहले हम द का ही प्रयोग करते हैं। सो द बॉय हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज माई ब्रदर। ऑलराइट, इसी तरीके से हम इसको भी तोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस है द रीजन वाई ही डिड सो। इस प्रकार से हम इसे भी ऐसे ही तोड़ सकते हैं और तोड़ करके हम इस प्रकार से किसी एडजेक्टिव क्लॉज की रचना कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लॉज तो आपने यहाँ पर देखा, बट आपको ध्यान में रखना चाहिए ये चार बातें एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड। अब वो चार बातों में से पहली बात क्या है कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा ही शुरू होती है इन क्लॉज, इन सभी कंजंक्शन से, मीन्स दैट या किसी भी WH टाइप कंजंक्शन से शुरू होती है, पहली बात। ऑलराइट, दूसरा अर्थ हिंदी में उसका अर्थ जा निकलता है, कभी कभी हो सकता है अपवाद स्वरूप जा ना निकले, तो फिर देखना है 99% केसेस पर उन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज
जो इनसे शुरू होती हैं और वो एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वहाँ पर इनका हिंदी अर्थ ज से निकलता है। तीसरी बात, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने उस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद में रखी होगी जिसको वह क्वालिफाई करेगी। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, अब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती, फिर वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बतला चुका हूँ। लेकिन अब चूंकि ये एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज का पीरियड चल रहा है इसलिए यहाँ पर उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं उन्हें भी कि वो कौन से ऐसी क्लॉजेज हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हुए भी अगर हम जरा सी चूक कर गए तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। वेल स्टूडेंट्स, अब आपको बहुत ही ध्यान रखना है और इस चीज़ को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है, अन्यथा आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करते करते आप किसी कंपाउंड सेंटेंस की रचना कर बैठेंगे और वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ज़रा गौर करें वो कौन सी खास बात है। देखिए, यदि कोई सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होती है तो ही वह सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होती है, बट अगर उसका सेंस कंटिन्यूएटिव होता है, अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ज़रा इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए, देखने पर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज ही है, बट इनफैक्ट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कंटिन्यूएटिव सेंस में है, इसलिए वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी न कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। ज़रा गौर से देखिए, आई मेट राम, मैं राम से मिला। हु गेव मी योर मैसेज, जिसने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया। अब इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पर ये हु, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको अभी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके ठीक पहले वो नाउन है जिसके बारे में ये वाली क्लॉज बतला रही है। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे ही गेव मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज दिया, विच इज़ दिस, जो कि ये है, इस मैसेज के बारे में ये क्वालिफाई कर रही है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा बट ये है नहीं, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। वेयर ही सॉ द ताज, जहाँ पर उसने ताज देखा। ये भी आपको लगेगा अरे इसका अर्थ भी जहाँ निकल रहा है और इसके ठीक पहले वो नाउन भी रखा है जिसके बारे में ये क्लॉज बात कर रही है। आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है और इनफैक्ट ये बहुत सारे बच्चे इसको सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज ही मानते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंस कंटिन्यूएटिव है तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और ज़रा गौर करें कैसे, देखिए ज़रा कंटिन्यूएटिव सेंस का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है आई मेट राम, मैं राम से मिला और राम से मिलने के बाद ये काम हुआ। मीन्स कंटिन्यूएटिव का मतलब ये है कि दो क्रियाएं एक के बाद एक होना, ये कंटिन्यूएटिव का मतलब होता है। अर्थात मैं राम से मिला, मैं पहले राम से मिला और मिलने के बाद उसी राम ने मुझे ये मैसेज दिया, तो ये काम हुआ फिर ये काम हुआ, ये कंटिन्यूएटिव सेंस में हो गया। ऑलराइट, इसलिए ये जो क्लॉज है दिखने में भले ही ये लग रही हो कि ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ऐसी क्लॉजेस के पहले यहाँ पर हमें कॉमा प्लेस करना चाहिए। आई मेट राम हु गेव मी योर मैसेज। ऑलराइट, अगर वो कंटिन्यूएटिव सेंस में है। अब ज़रा गौर करें, इस सेंटेंस में भी वैसा ही है, ही गेव मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज दिया और उसके बाद और ये रहा वो मैसेज, तो मैसेज दिया और फिर मैसेज ये रहा। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूएटिव सेंस में ही है और इस प्रकार से ये जो क्लॉज हुई ये क्लॉज भी आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हुई है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। वेयर, जहाँ उसने ताज देखा, तो पहले वो आगरा गया, आगरा जाने के बाद उसने इस ताज को देखा। तो ये एक के बाद एक एक्शंस हुए, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूएटिव सेंस। ऑलराइट, और अगर इस तरह से कोई क्लॉज रखी होती है तो हम उस क्लॉज से पहले कॉमा प्लेस करते हैं, यहाँ पर हमें कॉमा प्लेस करना चाहिए। ऑलराइट, और वो क्लॉज होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको गलती नहीं करना है। अच्छा, आपको जज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। वैसे मैं ट्रिक्स पर यकीन नहीं करता हूँ, बट ये है क्या कि अगर इस हु के स्थान पर आप एंड ही का प्रयोग कर देंगे
तो हु के स्थान पर ही एंड ही सेट हो जाएगा। आई मेट राम, मैं राम से मिला, एंड ही गेव मी योर मैसेज, और उसने तुम्हारा मैसेज मुझे दिया। अर्थात अगर ये कंटिन्यूटिव सेंस में होगा तो ये हु के स्थान पर एंड ही सेट हो जाएगा। अगर किसी बॉय के लिए, अगर मेल के लिए है तो ही सेट हो जाएगा, फीमेल के लिए है तो सी फिट हो जाएगा, और अगर प्लूरल नंबर में है तो दे फिट हो जाएगा, एंड दे भी फिट हो जाएगा। और अगर ये फिट हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, और ये जो क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। ऑलराइट, अच्छा, ऐसे ही अगर विच लगा हुआ है तो विच के स्थान पर अगर आप एंड इट लगा देते हैं, एंड इट लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, एंड इट लगा देंगे तो भी सेंटेंस आपको उचित ही प्रतीत होगा। देखिए, ही गेव मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज दिया, एंड इट इज़ दिस, और वो मैसेज ये है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। और अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी प्रकार से अगर वेयर कहीं लगा हुआ है तो वेयर के स्थान पे आप एंड देयर लगा देंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा, कुछ भी आपको अजीब सा नहीं लगेगा। देखिए, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, एंड देयर, और वहाँ उसने ताज देखा। ऑलराइट, तो आप देखेंगे कि अगर ये क्लॉज कंटिन्यूटिव सेंस में होगी तो इनके स्थान पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाएगा, और फिर इसके बाद उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर ये क्लॉज, ये सेंटेंस पूरा सही का सही प्रतीत होता है, उसमें कुछ अजीब सा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको अजीब सा लगे, अजीब सा, तो फिर वो रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होता है और वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। अब आपको चाहिए कि आप अपनी एक बुक ले लीजिए और वहाँ पर सिंथेसिस नामक चैप्टर में कुछ एक्सरसाइजेज दी होंगी, और उन एक्सरसाइजेज में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करनी होगी जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना होगा। और अगर आप वो कर लेते हैं तो 10-15 सेंटेंस अगर आप अपनी तरफ से सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही वो सारी की सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कमेंट मी ऑन दैट कमेंट बॉक्स, और अपने प्रॉब्लम्स भी आप मुझको भेज सकते हैं। मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। ओके, और अब चलते चलते मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बोलना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हैं भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।